वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, 4.2 के मैंने पहला और दूसरे क्वेश्चन मैंने सारा करा दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें योग और गुणनफल दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास दो नंबर है, मान लीजिए ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है, इनका योग हमें दे रखा है कितना 27, और ये वाला नंबर है और इनके हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा दे रखी है 182। हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा बताइए, अब ये देखिए एक बात और, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, ये आप लोगों को पेपरों में नहीं उतारना है, ये जस्ट सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए है कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं, हमें नहीं पता कि वो दो नंबर क्या है। तो देखिए इन दोनों का योग मुझे दे रखा है 27 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल दे रखा है हमें यहाँ पर 182। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखिए अगर मैं पहली संख्या को x मान लेता हूँ तो बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले प्लस वाले को हम देख रहे हैं। अगर मैं पहली संख्या को x मान लेता हूँ तो बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब देखिए 27 माइनस एक्स कैसे हो जाएगी, जिसको नहीं समझ में आया इधर देखिए। अच्छा, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो नंबरों का सम कितना है 50 है। दो नंबरों का योग हमें दे रखा है 50। ठीक है, और मैं यहाँ से ये कहूँ कि उसमें से एक नंबर आपको दे रखा है 20। ठीक है, और मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्या होगा, कैसे निकालोगे, क्या होगा बता सकते हो? जो बता सकता है वो कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि देखिए अगर मुझे दो नंबरों का सम दे रखा है 50 मतलब दोनों नंबरों को जोड़ने पर 50 आ रहा है, और एक नंबर मुझे पता है कि एक नंबर क्या है और दूसरा नंबर मुझे निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए इसमें से मैं क्या कर दूंगा, इसको घटा दूंगा। 50 में से मैं 20 को घटा दूंगा, बच जाएगा 30। तो यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या होगा 30। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। देखिए अब देखिए मुझे दो नंबरों का सम दे रखा है 27। ठीक है, जिसमें से एक नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 27 माइनस एक्स। जैसे हमने 50 में से 20 को माइनस करा था, वैसे 27 में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि उनका जो गुणनफल है वो 182 दे रखा है। इन नंबरों का गुणनफल 182 दे रखा है। तो अब बस सिंपल है, हम इनकी क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, और इसका गुणनफल कितना दे रखा है 182। ठीक है, ये था रफ वर्क। अब देखिए इनको लिखना कैसे है। ठीक है, हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या क्या हो गई x हो गई। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स कैसे होगी, सेम इसी लॉजिक से। देखिए ये मिक्स मत करना, ये रफ वर्क है आप लोगों का। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब देखिए प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है। तो पहले प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या है, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर 182। ये हमें दे रखा है क्योंकि उसमें साफ साफ कहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182, मतलब उनका गुणनफल हमें दे रखा है 182। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, x की एक बार मल्टीप्लाई 27 में, फिर x की एक बार मल्टीप्लाई माइनस एक्स में। तो x की 27 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27x, पता है ना कैसे, और x की x में कराएंगे तो x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर मैंने बता रखा है आप लोगों को कैसे,
देखिए अगर x की मल्टीप्लाई x से करानी है तो देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, जब मल्टीप्लाई होती है तो दोनों की पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं और ये 2 हो जाती हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। तो इनको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लेके आइए, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो देखिए 27 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस में इक्वल के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस में और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है, तो प्लस का इधर आने के बाद माइनस बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक काम और करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए जो ये स्क्वायर वाला टर्म है ये माइनस में है, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाए थोड़ी और ईजी हो जाए। तो हम इसको माइनस इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो इधर करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर वाला आगे होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर वाले के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसकी कराएंगे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, अगर प्लस में होता है तो माइनस, माइनस में होता है तो प्लस, और ये माइनस में है तो ये प्लस में बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को सीधा ए की सी से मल्टीप्लाई कर देनी है स्टेप वाइज, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, हमें ए और सी की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए ए क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, सी वाले टर्म से। सी वाला टर्म यह है तो कितना आएगा, 182 आएगा। अब 182 का हमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 9 1 और फिर 7 से कट जाएगा और ये 13 बार में और ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब देखिए कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों को प्लस या माइनस करने पे इसके बराबर आना है। तो देखिए 7 दूनी 14 और 1 13, तो देखिए एक नंबर मुझे मिला 14 और एक नंबर मिला मुझे 13, तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 27, देखिए 13 13 26 और 1 27, हाँ 27 हो रहा है, बट मुझे माइनस का चाहिए तो मैं दोनों साइन क्या लूँगा, इनके माइनस के लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए ये वाली चीज़ को हम सेम लिखते हैं, बट जो ये वाली चीज़ है इनको हम तोड़ के लिखते हैं, और जो बच जाती है उसको भी सेम एज इट इज़ उतारते हैं, ठीक है, समझे। अब देखिए अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या करना है, मुझे कॉमन लेना होता है इसमें से और इसमें से। तो बताइए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स, 2x थे 1 जा चुका है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेना है, तो एक्स से एक पावर कट जाएगी, क्या बचा एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा एक्स, और यहाँ से गया तो क्या बचेगा, माइनस का 14। अब देखिए मुझे कुछ यहाँ से ऐसा कॉमन लेना है इस वाले पेयर से कि सेम x माइनस 14 बन जाए। तो देखिए ये वाली वैल्यू मुझे प्लस में चाहिए पर अभी ये माइनस में, और ये वाली प्लस में है पर मुझे ये माइनस में चाहिए। तो देखिए पहले तो मैं माइनस कॉमन लूँगा, और अब देखिए मुझे 13 नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए सिर्फ, तो यहाँ से 13 जाना चाहिए, तो मैं माइनस का 13 कॉमन लूँगा, तो यहाँ बच जाएगा x। जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा 182 को, जब 182 में से मैं 13 कॉमन लूँगा और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 14, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, और माइनस का 14 बराबर 0। अब क्या करूँगा कि इन सब में से, देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये आप लोगों को पेपर में नहीं खींचनी है, आप लोगों को जस्ट मैं समझाने के लिए लाइन वगैरह खींच रहा हूँ, ठीक है। अब इन सब में से आपको कॉमन लेना है जो एक जैसा है। देखिए x माइनस 14 एक जैसे हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 14 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 13। देखिए ये वाला x और ये वाला माइनस का 13 बराबर 0। अब देखिए एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर रख दीजिए, और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रख दीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए माइनस 14 माइनस का है, उधर जाने के इक्वल के उधर जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई, और देखिए ये माइनस का है, उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 नंबर थे, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आप लिख सकते हो
कि ऐसे ये दो नंबर, एक 14 है और एक 13 है। ठीक है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। देखिए बस इसको थोड़ा सा समझ जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं। एक तो पहले मैं जिस प्रकार से मैं रफ वर्क बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को रफ वर्क समझाता हूँ इसका। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है क्रमगत। क्रमगत, अब देखिए क्रमगत नंबर आपको पता होने चाहिए। देखिए मैं सिंपल से शब्दों में बोलूँ, क्रमगत नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर ले लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, इसी तरीके से ये सारे क्रमगत नंबर हैं। ठीक है, नया है समझ में। तो आप देखिए क्या होता है कि अगर मान लो ये पहला नंबर मैंने 3 लिया है, अब यहाँ से इसका अगला नंबर जो लगातार होगा वही क्रमगत नंबर होगा। कैसे, देखिए जैसे कि अगर मैं 3 में +1 कर दूँ तो मुझे 4 मिला है। ठीक है, और मैं 4 में फिर से 1 प्लस कर दूँ, फिर मुझे अगला नंबर 5 मिला है। फिर मैं 5 में 1 प्लस कर दूँ, अगला नंबर 6, 6 में 1 प्लस, अगला नंबर 7, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्रमगत नंबर होते हैं, लगातार जो नंबर चलते जाएं। ठीक है, इनको भी हम क्रमगत नंबर बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं। बट देखिए डिफरेंस क्या होता है इनमें कि यहाँ पर ये नंबर तो हमें सीधा है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी नंबर को मानना पड़ेगा। ठीक है, और जब मेरे को नंबर को मानना पड़ेगा तो मैं हमेशा इसको एक्स वाली टर्म में मानता हूँ। ठीक है, अगर मैंने मान लिया चलो पहला नंबर है एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कोई नंबर लगातार नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये वाले कंसेप्ट को देखना है। देखिए ये वाले को, जैसे हमने पहले नंबर में, जैसे मेरा पहला नंबर 3 था, उसमें मैंने 1 प्लस करा तो अगला क्रमगत नंबर मिल गया। तो देखिए जब मैंने x माना है तो मुझे अगला क्रमगत नंबर चाहिए, तो x में मैं क्या कर दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा, तो ये मेरा अगला क्रमगत नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ठीक है, ये जो नंबर भी होंगे इनका वर्ग करेंगे हम। वर्गों का योग हमें दे रखा है कितना है, 365 दे रखा है। ठीक है, हमें योग दे रखा है यहाँ पर 365। ठीक है, तो ये तो था इसका रफ वर्क। अब देखिए इनको लिखना कैसे है। ठीक है, माना पहला क्रमगत, ये मिक्स मत कर देना, माना पहला क्रमगत धनात्मक पूर्णांक, क्या माना है मैंने, x। ठीक है, x माना है, तो बताइए दूसरा क्या हो जाएगा। और फिर यहाँ पर दूसरा क्रमगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। सेम यही लॉजिक वाला, जैसे 3 में 1 प्लस, 4 में 1 प्लस, 5 में 1 प्लस, 6 में 1 प्लस। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैं पिछले नंबर में एक प्लस करता जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे x एक नंबर पता है तो मुझे इसका अगला क्रमगत नंबर फाइंड करना है, तो मैं पीछे वाले मतलब x वाले में 1 प्लस कर दूंगा तो मुझे अगला मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमें। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि ये जो दो नंबर आए हैं इनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग। वर्ग जानते हो ना कि उन पर उनकी घात, मतलब ये जो x है, अगर मैं x पे x जो है x का मैं ये 2 लगा देता हूँ, मतलब इसका वर्ग कर देता हूँ, तो ये वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका वर्ग, इन दोनों का योग हमें दे रखा है कितना, 365। तो देखिए प्रश्नानुसार x² और x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। देखिए ये ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो देखिए पहले ए स्क्वायर है, ए क्या है मेरा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, फिर 2ab। देखिए ये जो तीनों नंबर है 2ab, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई ए से, फिर ए की मल्टीप्लाई बी से, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 2, ये देखिए जो मैंने ये डॉट लगाया इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए क्या है एक्स, बी क्या है 1, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है ए, एक, तो एक का स्क्वायर बराबर 365। सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। देखिए नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें जोड़ना है इसको। देखिए ये एक एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर है, बताइए एक ये और एक ये, तो कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई करिए 2 की x से, 2x 1 से कराएंगे फिर 2x की, तो 2x, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बराबर 365। अब देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, क्योंकि हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लेके आना होता है। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये प्लस में इक्वल के उधर जाने के बाद माइनस में बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि अब सॉल्व कर लीजिए जो सॉल्व हो रहा है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए 365 में से एक जाएगा तो माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक काम और हो रहा है कि यहाँ पर देखिए सब में 2 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन लेना आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो कितना बच जाएगा, 1 8 तो बराबर 0। देखिए जिसको कॉमन नहीं लेना आता इधर देखिए ध्यान से, देखिए 2 कॉमन लेने का मतलब है, देखिए यहाँ से मैंने 2x स्क्वायर में से 2 कैसे कॉमन लिया, जिसमें से भी जो भी कॉमन लेना होता है। जैसे मुझे देखिए 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेना होता है तो मैं 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी कॉमन लेना हो तो इससे से। तो देखिए 2 2 से कटा, क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लेना था, अब देखिए जैसे मान लो एक इधर देखिए मैं कुछ अलग बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है, अब 4x स्क्वायर में से समझ लो मुझे 2 कॉमन लेना है, तो मैं 4x को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए 2x से मुझे 2 कॉमन लेना था तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा x। अब देखिए यहाँ से भी मेरे को 2 कॉमन लेना था तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 182। ठीक है, आया समझ में कॉमन लेना। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाने के बाद ये 0 हो जाएगा, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वही वाला लॉजिक, ए की सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बताओ, 182 आएगा, क्योंकि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 182 से कराएंगे 182। अब 182 का क्या कर देंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, और ये कटेगा 7 से 13 बार में। और अब 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने पे x के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 7 दूनी 14 और ये 13। ठीक है, तो एक नंबर मिला मुझे 14 और एक नंबर मिला मुझे 13, और मुझे चाहिए क्या, प्लस का x मतलब प्लस का 1। तो देखिए 14 में से 13 को घटा दूंगा, 1 बच जाएगा, है ना, 14 माइनस 13 बराबर x। प्लस का चाहिए तो मैं प्लस वाली वैल्यू को, बड़ी वाली वैल्यू को मैं प्लस का रख दूंगा, तो 14 यहाँ पर मैं प्लस का ले लूँगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा x। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 14, है ना, प्लस का 14 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि x ही यहाँ से कॉमन लिया सिर्फ, तो x ही जाएगा। देखिए यहाँ से 14x में से मुझे क्या लेना है कॉमन, x, तो x से डिवाइड करूँगा तो क्या बचा, सिर्फ 14 बचा ना ये, तो यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है
कि सेम एक्स प्लस 14 बच जाए, तो बताइए कैसे होगा। तो मैं माइनस का 13 कॉमन लूँगा। माइनस का 13 क्यों, देखिए एक तो मुझे ये दोनों वैल्यू प्लस में चाहिए, देखिए अभी ये माइनस में है, तो देखिए प्लस में कब होगी, जब पहले मैं एक माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब मुझे 13 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ से 13 लूँगा, जब भी सिर्फ यहाँ पर एक्स बचेगा, तो इसलिए मैं माइनस का 13 कॉमन लूँगा। और ये जब यहाँ से कॉमन लूँगा मैं 13, तो ये 14 बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लेना इसको। अब देखिए सब में से कॉमन देखिए क्या है, तो x प्लस 14 सब में है, तो एक बार x प्लस 14 ले लेंगे और क्या बच जाएगा x प्लस 14, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कॉमन लेना है, तो ये और ये दोनों सेम थे, तो इसको एक बार कॉमन ले लिया, क्या बच गया x और -13, तो x -13 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रख दीजिए, x प्लस 14 बराबर 0, और एक बार x -13 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए 14 प्लस का उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का, तो देखिए एक तो हमारी वैल्यू ये आई है, और अब जब यहाँ से निकालेंगे माइनस में उधर जाने के बाद ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 2 नंबर हमारे आए हैं, नहीं। देखिए अब कोई भी अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए पहला नंबर तो ये 13 है, ये नंबर संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, x बराबर -14x संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो देखिए पहला नंबर तो ये x बराबर 13 हो गया, पहला नंबर, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। और दूसरी संख्या देखिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरी संख्या के लिए जो हमने सबसे ऊपर समीकरण जो हमने बनाया था ये वाला x प्लस 1 वाला, तो देखिए दूसरा नंबर हम निकालेंगे हम x प्लस 1, और x की जगह पे क्या, x की वैल्यू क्या ली है 13, और उसमें एक प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 14, तो एक हमारा आंसर ये है, ठीक है 14, और एक हमारा आंसर है 13, ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हो ना क्या होता है। देखिए पहले देखिए रफ वर्क देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का होता है ये वाला एंगल, ठीक है, और उसके सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमें कर्ण दे रखा है, ये 13 दे रखा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। यदि कर्ण बराबर 13 दे रखा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करने, मतलब ये वाली और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप लोग इसको। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि x किसको मानना है, आधार को या लंब को। देखिए यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए बच्चों को क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बट दिक्कत यहाँ पर उन लोगों को कभी कभार इसमें ये होती है कि x मानना किसको है, लंब को मानना है या आधार को मानना है। देखिए अगर देखो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर करनी है अपनी, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई आधार से क्या है, आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो यहाँ पर हमें किसको मानना है, x, आधार को मानना है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, ठीक है। तो समझ में आया किसको मानना है। तो देखिए इसके आधार को मैं x मान लूंगा, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x-7, ठीक है, x-7। क्यों हो जाएगी x-7, क्योंकि इसके आधार से 7 कम है, ठीक है। तो देखिए अब इसको लिखना कैसे है,
समझ में आ गया ना। ये देखिए x बराबर मैं आधार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ लंब। ठीक है, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। ठीक है, मिक्स मत करना x। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह लो या लंब कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, x-7। ठीक है, x-7। देखिए ये सेंटीमीटर में भी है तो सेंटीमीटर भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनिट लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और 10th में भी, अभी आगे भी जब आप लोग चैप्टर नंबर 8 करोगे तो वहाँ पर भी पढ़ोगे। तो देखिए एक हमें पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हमें रख देना है। अब देखिए लंब क्या है हमारा ये है लंब। ठीक है, यह इधर देख लीजिए, लंब ये है हमारा, ऊंचाई कह लो या इसको लंब कह लो। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, लंब और ऊंचाई एक ही है। ठीक है, तो लंब कितना है, x-7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, दे ही रखा है हमें कर्ण। ठीक है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से a-b का होल स्क्वायर, और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ बच्चों, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये a ये b। ठीक है, तो a स्क्वायर, पहले a क्या है x, तो x स्क्वायर, फिर -2ab। देखिए 2ab तीनों मल्टीप्लाई में, a कितना है, पहले 2 देखिए, 2 फॉर्मूले का, फिर a, ये डॉट जो लगा रहा हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई, b कितना है 7। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा एक, और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, दोनों को जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, मिक्स नहीं करना है। ठीक, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराइए 2 की x से 2x, फिर 2x की मल्टीप्लाई 7 से, तो माइनस का 14x और 7 का स्क्वायर 49 बराबर 169। ठीक है, अब ये प्लस में इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल के उधर लेके आइए इसको, प्लस में इधर आने के बाद माइनस में। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें से ये घट रहा है तो पहले घटा दीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसका। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस का, क्योंकि संख्या बड़ी है। अब देखिए यहाँ से एक काम और हो रहा है कि 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले के उधर से भेज दीजिए। देखिए यहाँ से 2 कॉमन लोगे 7x, यहाँ से लोगे तो 16 बराबर 0, और ये देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होके 0 हो जाएगा, तो 2। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें से 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए x a की मल्टीप्लाई c से कराइए। ठीक है, ये भी आपका रफ है। ठीक है, a की मल्टीप्लाई c से, a क्या है 1, c क्या है 16, तो 1 और 16 कितना हो जाएगा 16। अब फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 13, 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 1 जा 5। अब देखिए इनको ही हमें कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो देखते हैं कौन सा फैक्टर हमें मिल रहा है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12
12 और 5। देखिए एक मुझे मिला 12 और एक मुझे मिला 5। अब देखिए 12 में और 5 में से कुछ हमें प्लस या माइनस करके देखना है कि कहाँ पर ये -7 हो रहा है। तो देखिए जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। और घटाने पे देखिए 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, पर माइनस का चाहिए तो मैं ये वाली साइन को क्या रख दूंगा, माइनस का, और इसको प्लस का। ठीक है, तो x² -12x प्लस 5x -16 बराबर 0। अब देखिए क्या x कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना होते हैं हमें। फिर x कॉमन, x गया तो x, और यहाँ से x गया तो 12, और यहाँ से अब कुछ कॉमन लेना है कि यहाँ पर सेम x -12 बच जाए। तो देखिए x सेम है, माइनस साइन भी बराबर है सब, पर अब यहाँ पर 5 की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं क्या ले लूँगा, 5 प्लस का कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ से कॉमन जाएगा तो यहाँ पर 12 बराबर 0। अब उसके बाद सब में से कॉमन क्या आ रहा है, x -12, तो x -12 एक बार ले लिया, क्या बच जाएगा, x + 5 बच जाएगा, x और 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या करूँगा मैं, x -12 को 0 के बराबर रख दूँगा, और एक बार x + 5 को 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, तो x बराबर 12 आ गया एक, और यहाँ से x -5 आ गया। ठीक है, प्लस में था, इधर जाने के बाद किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ये 2 आंसर आए हैं। अब देखिए ये जो 2 आंसर आए हैं, तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा है। देखिए x बराबर -5 संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए संभव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो त्रिभुज की भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो x बराबर 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 12 है। ठीक है, ये तो आधार हमारा 12 हो गया। ठीक है, आधार 12 हो गया, पर हमें अगर लंब भी बोलेगा निकालने के लिए तो हम लंब भी निकाल देंगे। अब देखिए लंब की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, x -7, तो x कितना है हमारा, 12 - 7 कितना देगा, 5। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करिए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए एक उद्योग है, वो वहाँ पर बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि वहाँ पर जितने भी बर्तन बने, ठीक है, देखिए रफ वर्क देखिए इसका रफ वर्क देखिए। ठीक है, वहाँ पर जितने भी बर्तन बने, हमें नहीं पता बर्तन कितने बने। ठीक है, और वहाँ पर जितने भी बर्तन बने और बर्तन बनने के बाद बर्तनों की संख्या के, तो उस दिन में जो नग की निर्माण लागत थी, जो वहाँ पर नग की निर्माण लागत थी, वो बर्तनों के 2 गुनी से 3 अधिक थी। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बर्तन की संख्या, ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ नग की लागत। ठीक है, अब देखिए माना मैंने उस दिन वहाँ पर जो बर्तन बने थे वो x बर्तन बने थे। ठीक है, क्या बने थे, x बर्तन बने थे। और वहाँ पर जब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस दिन जो उस उद्योग में जितने भी बर्तन बने थे, वहाँ पर प्रत्येक नग की, मतलब एक नग की जो लागत थी, उस दिन के बर्तन जितने भी बने थे उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। देखिए 2 गुने से, किसके 2 गुने से, जो वहाँ पर बर्तन बने थे। बर्तन कितने बने थे,
एक्स उससे 3 अधिक थे, 2 गुने से 3 अधिक थे, ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक थे। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें दे रखा है कि कुल निर्माण लागत दे रखा है, तो कुल लागत भी हमें दे रखी है, तो कुल लागत दे रखी है 90 रुपये, ठीक है। तो ये रफ वर्क समझ में आया। देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक कुटीर उद्योग है जो वहाँ पर बर्तनों का निर्माण करती है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि वहाँ पर प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगनी से 3 अधिक थी, ठीक है। जो वहाँ पर बर्तन बने, पता नहीं है कितने बर्तन बने हैं, और वहाँ पर जितनी भी निर्माण लागत हुई है, नग की निर्माण लागत हुई है, वो भी नहीं पता। बट वहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी है कि जितने वहाँ पर बर्तन बने हैं, ठीक है, उसके दोगुनी से 3 अधिक थे। किसकी? प्रत्येक नग की लागत, मतलब एक नग की लागत थी, और कुल लागत हमें दे रखी है 90, ठीक है। तो ये था रफ वर्क हमारा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी? x थी, मान लिया मैंने, ठीक है। तो वहां पर जब मान लिया तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी? प्रत्येक नग की लागत, देखिए प्रत्येक नग की लागत कैसे? उस दिन के बर्तनों के दुगनी से 3 अधिक थी, ठीक है। तो ये वाला 2x + 3। और देखिए यहाँ पर अब हमें प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है, कि देखिए कुल लागत हमें दे रखी है, और देखिए कुल लागत कैसे निकलती है। अगर मान लीजिए मुझे एक बर्तन का मूल्य दे रखा है और नग की लागत दे रखी है, तो देखिए इन दोनों को मैं गुणा कर दूंगा तो कुल लागत आ जाती है ना। तो x 2x + 3, ठीक है। और कुल लागत कितनी दे रखी है? 90। और देखिए अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई, इस x की मल्टीप्लाई 2x में, x की मल्टीप्लाई 3 में, तो 2x में कराएंगे तो 2x², और इधर कराएंगे तो 3x, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा ना। ये समझ में आया ना। x की मल्टीप्लाई 2x से, देखिए 2 तो देखिए सिंपल बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 4 है, ये बाहर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होंगे। देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जुड़ जाती है, तो 2x², ठीक है। अब देखिए ये प्लस में उधर ले जाइए इसको, तो देखिए 2x² + 3x, और ये प्लस में इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा? माइनस में, बराबर 0। अब देखिए ये ax² + bx + c बराबर 0 की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए? a की c से गुणा, ठीक है। a क्या है? 2, c क्या है? 90। तो इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 180। अब क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लीजिए, 2 से कटेगा 90, और 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 × 5। अब देखना है हमें, इनको डिवाइड करके चेक करके देखना है कि हमें कौन कौन से नंबर को लेना है कि यहाँ पर प्लस या माइनस करने पे 3 बच जाए, ठीक है। तो चेक करिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और ये 15, ठीक है। तो देखिए 12 और 15 से काम बनेगा या नहीं? तो एक नंबर मिला 12 और एक नंबर मिला 15। तो देखिए प्लस करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, प्लस तो चाहिए नहीं, माइनस। देखिए 15 में से 12 को घटाऊँगा 3 बचेगा, और मुझे 3 ही चाहिए प्लस का, तो मैं 15 को प्लस का बड़ी संख्या रख दूँगा। तो 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। ये रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x ही कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x कॉमन गया तो क्या बचा? 2x। देखिए x गया है, सिर्फ 2 कॉमन नहीं लिया है, तो 2x बचेगा, और प्लस में 15 x गया। और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम ऐसा बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सेम ऐसा कॉमन लेने के लिए, देखिए पहले तो यहाँ पर माइनस के साइन है, पर मुझे दोनों साइन प्लस का चाहिए, तो पहले तो माइनस का कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाला
प्लस बना देगा माइनस वाले को, और माइनस वाला इस वाले माइनस को भी प्लस बना देगा, क्योंकि दोनों में मुझे साइन के किसके चाहिए, प्लस के चाहिए, तो माइनस का माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए मुझे 2x यहाँ पर चाहिए, तो देखिए मैं 2 कैसे कॉमन लूँगा, 2 यहाँ पर कब आएगा, जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँगा, मतलब 6 से डिवाइड करूँगा, 6 कॉमन लूँगा, क्योंकि तभी तो 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब मैं माइनस का 6 कॉमन लूँगा, तब यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 15, ठीक है। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा 6 से, तो यहाँ पर 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए सब में से कॉमन ले लीजिए, तो सब में से तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। देखिए सब में से ये वाला कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, x माइनस 6, तो ये। अब एक बार 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रख दीजिए, और एक बार x माइनस 6 बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस 15, और x निकालना है तो ये प्लस में और मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 15/2। देखिए एक तो वैल्यू ये आई है। अब यहाँ से ये वाला निकालिए, माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 आंसर आए, एक x बराबर माइनस 15/2 और एक x बराबर 6। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। अब देखिए एक तो ये संभव नहीं हो सकता, x बराबर माइनस 15/2 संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, देखिए क्योंकि पहली बात तो ये, अब देखो बर्तनों की संख्या माइनस में तो जा नहीं सकती है, या नग की जो कीमत है या जो लागत है वो भी माइनस में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये संभव नहीं है। तो देखिए x बराबर 6 लेंगे, इसलिए x बराबर 6 लेंगे। और देखिए x हमने किसको माना था, तो यहाँ पर लिख देना बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी निकालेंगे, प्रत्येक नग की लागत। देखिए प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। अब देखिए x की जगह पे x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x कितना है 6 प्लस 3, और ये हो जाएगा 15। तो देखिए एक आंसर है 6 और एक आंसर है 15, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 4.3 में बहुत जल्दी ही डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय जब तक के लिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, आप लोगों को मैंने एक काम बोला था कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।